हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। देखिए बच्चों, कूलम्स लॉ क्या है। कूलम्स लॉ ना, कूलम्स लॉ एक्चुअली पढ़ने से पहले आपको ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट जाननी चाहिए। अगर कोई भी दो चार्जेस हैं, लेट से यहाँ पे मैंने दो चार्जेस ले लिए हैं। ठीक है, इन चार्जेस जो है, ये जो दोनों चार्ज है, लेट से ये क्या है, प्लस Q1 और ये प्लस Q2 है। इनका जो शेप और साइज है, मान लीजिए इनका जो साइज है, इसके रेडियस मान लीजिए कि स्फेयर ले लिया मैंने Q1 का, दूसरा मेटलिक स्फेयर ले लिया Q2 जिसपे चार्ज है। अगर इन दोनों के रेडियस के कंपैरिजन में इनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो उस केस में हम स्फेयर 1 जिसपे चार्ज Q1 है उसको पॉइंट चार्ज मान लेंगे। इन द सेम वे स्फेयर 2 जिसपे चार्ज Q2 उसको भी पॉइंट चार्ज मान लेंगे। बात क्लियर है। मतलब बेसिकली हो क्या जाएगा, अगर आपके पास कोई भी दो चार्ज बॉडी हैं, बात क्लियर है, और उनके साइज के रिस्पेक्ट उनके बीच का सेपरेशन है बहुत ज्यादा है, तो आप उन्हें क्या मान लेंगे, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज को आप रखते हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरैक्ट होते हैं। मतलब कि वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा बच्चों, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो इसका मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बात क्लियर है। लेट्स से मान लिया कि Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया F, ठीक है, मान लिया ये क्या, फोर्स ऑन 2/1 F21 लगाया, है ना। ऊपर से जो Q2 ने Q1 पे जो फोर्स लगाया, दैट इज फोर्स ऑन 1/2 F12 लगाया। क्लियर है यहाँ पे ना। सो ये जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बात क्लियर है। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे हमें पता करें, तो कूलम चाचा आते हैं और वो एक अपना लॉ देते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि अगर दो चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अगर है, अपोजिट पोलैरिटी के हैं, उस केस में अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट, उन दोनों चार्जेस के, ध्यान से सुनने वाली बात है, मतलब जो फोर्स वो अप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऊपर, चाहे वो अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव हो, उसका जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के। बात समझ आई बात अब बच्चों। इसका मतलब जो फोर्स लग रहा होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के। और ये फोर्स हमेशा, ये जो फोर्स F21 और F12 है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, ये इक्वल लगाते हैं। ये क्या कहते हैं, इन दो, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल, मतलब Q2 Q1 पे जो फोर्स अप्लाई करा दैट इज F12, वो इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड उसका सेम ही होगा जो Q1 Q2 पे अप्लाई करेगा F21। ये कुछ वैसा ही जैसे न्यूटन ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने देखा था कि जब दो आपके क्या कहते हैं प्लैनेट या दो पॉइंट जो मासेज होते हैं एक दूसरे के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, बेसिकली वो भी प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के, बट यहां पे इनके चार्जेस की बात की गई है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द डिस्टेंस। बात क्लियर है। यहां पे भी सेम वही बात हुई, मतलब उस केस में वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यहां पे भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। तो इन सभी बातों को अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सो आइए स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट कर देते हैं जरा कूलम्स लॉ की। और बहुत ज्यादा इसमें एक और पॉइंट ध्यान रखने वाली बात क्या बच्चों, कि ये दोनों ही जो पॉइंट चार्ज हैं ये स्टेशनरी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये स्टेशनरी होने चाहिए। और ये जो दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, वो इन दोनों चार्जेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसी का अलोंग रहेगा, इधर उधर नहीं रहेगा। बात क्लियर है। अब इन्हीं चीज को हमें स्टेटमेंट पे लिखना, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए देखते हैं क्या होता है कूलम्स लॉ। सो कूलम चाचा ने बोला क्या, व्हेन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज when two stationary point charge are separated by some distance r and placed in vacuum, और उन्हें वैक्यूम में आपने रखा हुआ है, ठीक है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे को उसका मैग्नीट्यूड होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, अगर दोनों का पोलैरिटी अपोजिट हुआ तो अट्रैक्शन और दोनों का सेम हुआ तो आपका रिपल्सन। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज, वो क्या होगा, पहला पॉइंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। क्लियर है? इसको आइए देखते हैं जरा कैसे। मतलब यहां पे एक पॉइंट चार्ज मैंने लिया प्लस Q1, इसका सेंटर ये है। यहां पे दूसरा मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया प्लस Q2। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो लेट से क्या है बच्चों, R है। इनके बीच का सेपरेशन R है और इन दोनों के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है वो ये है। अब होगा क्या, Q1 जो फोर्स अप्लाई करेगा Q2 पे इसी लाइन के अलोंग करेगा, ठीक है, और जो फोर्स होगी दैट विल बी व्हाट, F21, फोर्स ऑन 2 बाई 1, उसका मैग्नीट्यूड F21 कर दिया मैंने। जो चार्ज Q2 है वो Q1 पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो क्या है, वो है आपका F12, इसका मैग्नीट्यूड F12 है। ध्यान रखेंगे, और अकॉर्डिंग टू कूलम जो F12 और F21 है वो इक्वल होंगे, है ना, दैट इज F। मान लिया यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ F21 फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ F12 फोर्स दैट विल बी इक्वल टू F मान लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये जो F होगा ये क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किनके, इनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, दैट इज Q1 Q2। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने पॉजिटिव साइन नहीं लिया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की गई है। दूसरा जो स्टेटमेंट था बच्चों वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, मतलब जो फोर्स लग रही होगी ये F12 F21 दैट इज F, ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r², मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली, ठीक है ना, 1/r²। इसको आपने ले लिया, लेट्स सी पॉइंट 2। और जो सबसे इंपॉर्टेंट और तीसरी बात बोली थी उन्होंने क्या, कि ये जो फोर्सेस अप्लाई करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये हमेशा इन दोनों चार्जेस को सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसी के अलोंग ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि Q1 जो Q2 पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा, F21 ऐसे नहीं करेगा। ये हमेशा इन दोनों चार्जेस को जो सेंटर के लाइन ज्वाइन करेगी, ठीक है, इन दोनों चार्जेस के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी हमेशा उसी के अलोंग ही आपको फोर्सेस अप्लाई एक दूसरे के ऊपर करेंगे। क्लियर है? सो जिसे आप लिख लेंगे एंड इज ऑलवेज, एंड द फोर्स इज ऑलवेज acting along the line joining the center of the two charges, यानी इन दोनों चार्जेस को जो लाइन, इन दोनों चार्जेस के सेंटर जो लाइन ज्वाइन करके उसी कलोंग ये फोर्सेस हमेशा अप्लाई करेंगे ना। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूं तो बच्चों देखो यहां पे ध्यान से क्या आ जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई R²। सो क्या मैं इसे ऐसे फिर लिख सकता हूं, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करता हूं तो मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो F आपका होगा वो क्या हो जाएगा, लेट्स से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिया K Q1 Q2 बाई R²। ये आपका कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रही है उसका मैग्नीट्यूड K Q1 Q2 बाई R² होगा। और यहां पे इस K को क्या बोला जाता है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। कोई डाउट है तो बताइए आप। ये बेसिक सी डेफिनेशन है, मतलब कूलम चाचा ने ये बेसिक डेफिनेशन बोला था। क्या बोला था, व्हेन टू स्टेशनरी। अब यहां पे डेफिनेशन में कुछ कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। एक तो स्टेशनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चार्जेस होने चाहिए वो स्टेशनरी होने चाहिए और चार्जेस आपके पॉइंट चार्ज होने चाहिए। बात क्लियर? और कहां पे उन्होंने रखा था इसे, वैक्यूम में रखा था उन्होंने, है ना, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो वैक्यूम में किया था रख के। तो ये 3 की वर्ड है जिनको ध्यान रखेंगे। देन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होगा,
है ना, वो किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस एंड द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। ये तीनों स्टेटमेंट एक साथ कंबाइन करके आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ थी। इसके अकॉर्डिंग, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो दो चार्जेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। बात क्लियर है? तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा किससे गिवन होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। आई होप आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे K जो आया है, जिसे हमने क्या बोला अभी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोला है ना। K देखो यहाँ पे K स्मॉल k जो है, इसको क्या बोला गया, अभी मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। एक्चुअली बच्चों ये होता क्या है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, ये मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब ये है कि मीडियम अगर चेंज कर रहे हैं आप तो के भी आपका चेंज हो जाएगा। अगर के चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, फोर्स भी आपकी चेंज हो जाएगी, मतलब फोर्स भी वेरी कर जाएगी। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ना, किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, मीडियम के साथ वो चेंज हो जाएगी। मतलब जैसे ही उन पॉइंट चार्जेस को आप दूसरे मीडियम में रखेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर है? क्योंकि आपका के जो होता है मीडियम डिपेंडेंट होता है। के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसका जनरल एक्सप्रेशन जो बच्चों होता है के का, वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओनली, या फिर एप्सिलॉन मीडियम आप कह सकते हो, किसी भी मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। इसका मतलब एप्सिलॉन मीडियम मतलब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यहां पे बोलते हैं इसे एप्सिलॉन मीडियम, किसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसे हम आगे पढ़ेंगे अभी ना। आपको पता है बच्चों, क्योंकि ये जो सेटअप रखा गया था ये वैक्यूम में रखा गया था, तो वैक्यूम के केस में जो के का एक्सप्रेशन होता है जनरल, वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे ध्यान से मतलब देख सकते हैं, नॉट का मतलब क्या स्पेसिफाई करता है, कोई मीडियम नहीं है, मतलब वो वैक्यूम है। तो यहाँ पे के का जनरल एक्सप्रेशन जो होता है वैक्यूम के या फिर एयर के केस में भी हम के का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं। तो यहाँ आप लिख लेंगे वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए इस एक्सप्रेशन के का हम यूज करेंगे। बात क्लियर है ना? इस के का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इस के का अपना मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन की न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है दैट विल बी व्हाट, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये वैल्यू कब आएगी, जब आपके जितने भी पैरामीटर होंगे, मतलब फोर्स, चार्ज और डिस्टेंस, इन सभी को अगर आप एसआई यूनिट में कंसीडर करेंगे, तब जो के की वैल्यू आएगी, तब जो के होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी जो वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होगी। इस बात को ध्यान रखें, अगर ये एसआई यूनिट में नहीं है तब के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आप नहीं लिख सकते। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्हेन ऑल द पैरामीटर्स आर कंसीडर्ड इन एसआई यूनिट। सो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, देखो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है ना? सो इससे हमें ये पता चल गया भाई कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के होता है एयर या वैक्यूम के लिए, उसका एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक नया टर्म आप देख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट आया हुआ है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी के बारे में बच्चों हम आगे भी पढ़ेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना? इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, अच्छे से बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है ना? अब इसके भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की भी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो क्या होती है बच्चों, 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट दैट इज परमिटिव फ्री स्पेस की वैल्यू है। अब यहां पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब यह है कि अगर दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो कन्वीनियंस के लिए क्या होता है, फर्दर चीजें जो होंगी उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए के की वैल्यू को हम जनरल एक्सप्रेशन में रखेंगे। दैट इज के जो होगा वैक्यूम या एयर के केस की अगर आप बात करते हैं, जो कूलम चाचा ने लिया था एक्सपेरिमेंट, तो मैं के को किससे रिप्लेस कर दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो लग रहा होगा, जब उन्हें आप वैक्यूम में उन्होंने रखा होगा, तो क्या हो जाएगा,
दैट इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा 1/4πε0 से इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां तक बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बात क्लियर है? ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए किया है ताकि फर्दर आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमें और भी अच्छे से डिटेल में चीजें हम समझ पाए। ऐसा इसलिए अब कोई अगर आपसे बोल दे कि अगर 2 पॉइंट चार्ज को किसी मीडियम में रख दिया गया है, किसी भी मीडियम में रख दिया गया है, तो उस केस के लिए जनरल एक्सप्रेशन जो फोर्स का होगा बच्चों क्या हो जाएगा, उसे आप इजिली लिख सकते हैं दैट इज 1/4π। देखो उस केस में भी आप के लिखते हैं के ऑफ मीडियम, बट के को फिर मीडियम के लिए आपको क्या लिखना पड़ता 1/4π ई मीडियम। इसीलिए इससे जनरल एक्सप्रेशन आपका इजी हो जाता है। उस केस में आप ई मीडियम लिख देंगे इंटू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है आपको? ये फोर्स इन मीडियम हो जाता है। बात क्लियर है? और ये जो फोर्स है ये वैक्यूम या एयर के लिए, मतलब जब किसी 2 पॉइंट चार्जेस को आप एयर में रखते हैं उस टाइम जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर उसी सेम पॉइंट चार्ज को, दोनों पॉइंट चार्ज को सेम सेपरेशन के साथ अगर आप किसी और मीडियम में ले जाके रख देंगे तो उस टाइम जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/4πε ऑफ मीडियम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर बच्चों? ये आपका बेसिक ओवरऑल कूलम्स लॉ था। एक जनरल एक्सप्रेशन थोड़ा सा डराइव करते हैं फिर हम इस क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, चलिए जरा देख लेते हैं जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं। आप इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, रफ करें। देखो बच्चों जनरल एक्सप्रेशन क्या है इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो लेट्स से यहां पे एक पॉइंट चार्ज मैंने लिया हुआ है प्लस Q1 और यहां पे एक पॉइंट चार्ज मैंने लिया हुआ है माइनस Q2। ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन मैंने दिया बच्चों वो R है और इन दोनों ही पॉइंट चार्ज को मैंने वैक्यूम में रखा हुआ है। कहां रखा हुआ दोनों को? वैक्यूम में। तो इस केस में इन दोनों पे ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आप बता सकते हैं? आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों के सेंटर को आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि Q1 जो है वो Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब Q2 को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा क्योंकि पोलैरिटी अपोजिट है। तो इस केस में जो आप फोर्स को ड्रॉ करेंगे कैसे, ऐसे, क्योंकि देखो जो फोर्स Q1 अप्लाई करेगा Q2 पे उसे अपनी ओर खींच रहा है, मतलब फोर्स ऑन 2/1 F21। इन द सेम वे जो Q2 चार्ज है Q1 पे जो फोर्स अप्लाई करेगा Q1 को अपनी ओर खींचेगा, तो इसको आप ड्रॉ कर देंगे दैट इज व्हाट फोर्स ऑन 1/2 F12। ना अब आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं F12 का मैग्नीट्यूड दैट इज व्हाट F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, या फर्दर क्योंकि वैक्यूम में रखा हुआ तो मैं के को क्या लिख दूंगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 देखो बच्चों यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड लिया हुआ, Q2 भी यहाँ पे सिंपली लिया हुआ, यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया हुआ क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया गया था कि हमेशा मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करना होता है। ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड को ही लेंगे, प्लस माइनस नहीं लेंगे आप, क्योंकि प्लस माइनस का यूज जो है आपने वेक्टर फॉर्म में ऑलरेडी उसको अट्रैक्टिव है या फिर रिपल्सिव है वो ऑलरेडी आपने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है ना, फोर्सेस को ड्रॉ कर दिया उसी अकॉर्डिंग, तो उसको फिर साइन लेने की जरूरत हमें नहीं पड़ती, सिंपली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो F12 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। बात क्लियर है बच्चों? या फिर आप ये भी कह सकते हो F12 इक्वल टू 1/4πε की वैल्यू क्या होती है न्यूमेरिकल 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर मैं F21 की बात करता तो क्या जाता बच्चों, फोर्स अप्लाइड ऑन 2/1 दैट इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे भी क्योंकि ये दोनों ही फोर्स आपके कहां रखे हुए हैं, वैक्यूम में, तो F21 क्या हो जाता है यहाँ पे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए यहाँ पे आप इजिली देख सकते हैं F12 और F21 दोनों सेम आया है ना। F12 1/4πε की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सबको एसआई यूनिट में आपने ले रखा, तो देख सकते हैं आप इजिली F12 और F21 की जो मैग्नीट्यूड है सेम है। तो जो कूलम चाचा ने बोला था वो बिल्कुल सही बात बोला था कि भाई ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई करेंगे, बट दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट है। ये भी हम प्रूव करेंगे आगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। ठीक है बच्चों ना, अब आगे आपको देखना है क्या कि इसी सेम सेटअप को अगर मैं
मैं वाटर में ले जाके रख देता तो उस केस में क्या होता, वहां पे फिर देखो बच्चों, फोर्सेस का जो जनरल पहला एक्सप्रेशन तो सेम रहता है, ऐसे ध्यान रखना। अगर मैं इस पूरे सेटअप को वाटर में ले जाता, इन वाटर, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा डायग्राम वाटर में भी ऐसा ही बना हुआ है, ठीक है ना। तो उस केस में जब F12 जब आप लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, F12 सर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बट के जो होता है इन मीडियम, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों, 1/4 ऑफ मीडियम, वो ई मीडियम है ना, हमें नहीं पता है कि उसकी परमिटिविटी कितनी मीडियम की, इनटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये जनरल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, वाटर के केस में। यानी ई मीडियम मतलब वाटर का परमिटिविटी यहाँ पे F21 भी आप इजिली, यानी 1/4 पाई ई मीडियम की वैल्यू आप 9 इंटू 10 पावर नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 इंटू 10 पावर जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है, ठीक है ना। तो F21 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 1/4 पाई परमिटिविटी यानी ई मीडियम एप्सिलॉन मीडियम इंटू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दैट्स इट। आई होप आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। परमिटिविटी के बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से सीखेंगे, एक्चुअली परमिटिविटी होती क्या है, ठीक है ना। चलिए, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग। एक्चुअली सिंपल कूलम्स लॉ क्या होता है वो हमने आज देखा है, ये बात क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताए, क्लियर है कॉन्सेप्ट ना। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों, कि इस कूलम्स लॉ का यूज करके ही 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन आपके डिफाइन की गई है, उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ, यस कर सकते हैं हम लोग, देखो करते हैं। 1 कूलम चार्ज को अगर डिफाइन करना होगा कूलम्स लॉ का यूज करके, तो कैसे करेंगे बच्चों, आप देखिए, अगर 1 कूलम का चार्ज मैं ले लेता हूं प्लस 1 कूलम का चार्ज, ठीक है, 2 + 1 कूलम के चार्ज अगर मैंने ले लिया, उन दोनों को मैंने, उनके बीच का जो सेपरेशन अगर रखा है 1 मीटर, है ना, 1 मीटर अगर उन दोनों के बीच का सेपरेशन रखा है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करेंगे, कितना करेंगे जरा देखिए तो, F इक्वल टू जनरल फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K क्या होता है, क्योंकि वैक्यूम में आपने इसे रखा हुआ है, तो F जो होगा ये आपने कहा रखा हुआ है, वैक्यूम में, ठीक है ना। तो F जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 इंटू 10⁹, ठीक है, Q1 Q2 1 इंटू 1 अपॉन में आर स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर, यानी F की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ये बात क्लियर। इसका मतलब क्या है कि +1 कूलम चार्ज इस वाले +1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा किस अमाउंट ऑफ फोर्स से, बताओ तो, 9 इंटू 10⁹ की फोर्स से। बात क्लियर है। तो आप 1 कूलम को इजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो 1 कूलम क्या हो जाएगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज व्हेन द सेम चार्ज आर प्लेस्ड या सेम चार्ज आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, ठीक है, एंड प्लेस्ड इन वैक्यूम, सो दे अप्लाई रिपल्सिव फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन ऑन ईच अदर। ये बात क्लियर है, आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, यहां पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं आप, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज when separated by 1 meter from the same magnitude of charge, same magnitude and polarity of charge in vacuum, they repel each other with 9 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? तो 1 कूलम चार्ज को आप इजिली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंडा था बच्चों जो आज हम लोगों ने पढ़ा है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल हैं, वो भी हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर आप लोगों को?